बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का हमारा लेक्चर पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स के ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और ख़ास तौर पर सेलिएंट फीचर्स 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ये हर साल किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान अफेयर्स में या पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ तैयार करना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि CSS से रिलेटेड अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। जो सेलिएंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज प्रीएम्बल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, इसमें फेडरेशन है, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, फेडरल कंट्री है, फेडरल स्टेट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बड़ी डिटेल के साथ लिखे गए हैं। इसमें इस्लामिक प्रोविजंस दी हुई हैं और इसमें नेशनल लैंग्वेज, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया है। तो ये 9 डिफरेंट हेड्स हैं जिसके तहत हमने आज के इस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करना है। तो आए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। National Assembly of Pakistan unanimously approved the Constitution of 1973 on April 10, 1973। असेंबली में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 10 अप्रैल 1973 को असेंबली ने इसको पास कर दिया था। 2 दिन बाद अप्रैल 12, 1973 को प्रेसिडेंट साहब ने इस आइन की मंजूरी दे दी और ये आइन 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में नाफिज हो गया। तो ये 3 डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये ऑब्जेक्टिव का हिस्सा भी है, MCQs में अक्सर पूछी जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 10 अप्रैल 73 को बना, प्रेसिडेंट साहब ने 12 अप्रैल 1973 को इसकी मंजूरी दी और 14 अगस्त 1973 को ये पाकिस्तान में नाफिज हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का एक लेंथी डॉक्यूमेंट है। इसमें 280 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और इसके अंदर 7 शेड्यूल दिए गए। अब इसके सेलिएंट फीचर में सबसे पहला इसका सेलिएंट फीचर है कि इसका जो प्रीएम्बल है उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उसका हिस्सा बना दिया। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है और आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, शुरू में ही जो प्रीएम्बल है उसका, उसके अंदर कंप्लीट हूबहू डिटो कॉपी जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की उन्होंने वहाँ पे रख दी है। तो उसके सेलिएंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हैं उसमें इट स्टेट्स दैट सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, हाकमियत अल्लाह ताला के पास है। स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, कि ये चोजन रिप्रेजेंटेटिव हैं या ये एक रिपब्लिक होगी। मुस्लिम्स शैल बी एनेबल टू ऑर्डर देयर लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इस्लाम, तो इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाएगा। मुसलमानों को ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगियाँ इस्लामी शआयर के मुताबिक गुजार सकें। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस टू बी ऑब्जर्व, तो इसमें डेमोक्रेसी होगी, फ्रीडम या ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होगी, इक्वालिटी होगी, सिटीजन्स इक्वल होंगे, टॉलरेंस और सोशल जस्टिस। ये माइनॉरिटीज़ टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन, तो जो अक़लियतें हैं उनको मुकम्मल आज़ादी होगी कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस भी कर सकें, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस भी कर सकें। तो ये प्रीएम्बल जो है, इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो सारे का सारा मटेरियल है एज इट इज़ वो प्रीएम्बल में डाल दिया गया है। अगला बड़ा जो इसका सेलिएंट फीचर है दैट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इट इज़ रिटन अनलाइक like the Constitution of United States of America, but unlike the Constitution of United Kingdom, the Constitution of 73 is a written document. बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, USA का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, तो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 280 आर्टिकल हैं, 7 शेड्यूल हैं और उसके बाद मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इसके अंदर 12 पार्ट्स। तो ये 280 आर्टिकल्स और 7 शेड्यूल्स इसके अंदर है। तो दूसरा सेलिएंट फीचर इसका ये है कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा इसका ये है कि ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इट एस्टैब्लिशेस द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट, नेमली द प्रोविंस ऑफ पंजाब, सिंध, केपीके एंड बलूचिस्तान। तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट होगा, तो उसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरल है। अब इसके अंदर जो टेरिटरीज शामिल की गई हैं वो पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है। इसके फेडरेटिंग यूनिट्स, ये 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। आर्टिकल 41 कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल बी द हेड ऑफ द स्टेट एंड शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ रिपब्लिक। तो प्रेसिडेंट होगा और वो हेड ऑफ द स्टेट होगा और वो रिप्रेजेंट करेगा, फेडरेशन की यूनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हमेशा एक अथॉरिटी ऐसी होती है जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो पाकिस्तान में ये अथॉरिटी वेस्ट की गई है प्रेसिडेंट के अंदर। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन लिखी गई है वहां पे कि वो मुस्लिम होगा, नॉट लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज एंड इज क्वालिफाइड टू बी द इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। तो प्रेसिडेंट के लिए जो बड़ी शराइत रखी गई हैं उनमें से सबसे पहली शर्त यह है कि वो मुसलमान हो, 45 साल से उम्र कम ना हो और उसके अंदर वो तमाम क्वालिफिकेशंस हों जो कौमी असेंबली का मेंबर बनने के लिए ज़रूरी है। तो फेडरेशन is to be represented by the president according to the 1973 constitution. आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट shall held office for a term of 5 years from the day he enters upon the office। तो 5 साल सदर की मुद्दत जो है वो आइन के अंदर आर्टिकल 44 के अंदर ये 5 साल मुकर्रर की गई है। आर्टिकल 47 कहता है कि प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट, कि इम्पीचमेंट के जरिए उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको उसके ओहदे से हटाया जा सकता है। और इम्पीचमेंट की कंडीशंस भी लिखी हुई हैं आइन के अंदर कि वो कौन सी ऐसी हरकतें करे जिनकी बुनियाद पर उसकी इम्पीचमेंट हो सकती है। अब आइन के अंदर प्रेसिडेंट की पावर्स भी लिखी हुई हैं और प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। उसने ये तमाम पावर्स एक्सरसाइज करनी है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये इनहेरिटेड पावर्स हैं जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को देता है। उन पावर्स में आर्टिकल 45 है जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट तमाम पावर्स प्रेसिडेंट ग्रांट करेगा। प्रेसिडेंट आइन ये तमाम पावर वेस्ट करता है प्रेसिडेंट को कि वो किसी की भी सजा माफ कर सकता है, किसी को भी पार्डन कर सकता है। आर्टिकल 54 समन्स एंड प्रोरोगेशन ऑफ मजलिस शूरा या पार्लियामेंट, सदर असेंबली का इजलास बुलाता है, उसको बर्खास्त करता है, तो ये पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास हैं। अगर वो स्पीकर है तो स्पीकर की रिक्वेस्ट के ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो इजलास समन करेगा और उसके इख्तिताम करने का ऑर्डर भी प्रेसिडेंट जारी करेगा। आर्टिकल 56 के तहत एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट मे एड्रेस आइदर हाउस और बोथ हाउसेज असेंबल टुगेदर। प्रेसिडेंट का ये इस्तेहकाक है, ये प्रिविलेज है प्रेसिडेंट का कि वो दोनों हाउसेज को इकट्ठे या दोनों हाउसेज को अलग-अलग वो एड्रेस कर सकता है। आर्टिकल 58 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर है डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली। द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये असेंबली तोड़ने का जो पावर है प्रेसिडेंट की, ये मशरूत है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ। आर्टिकल 89 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। सदर के पास ये इख्तियार है कि जब असेंबली सेशन में ना हो तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और उसका ऑर्डिनेंस जो है उसको कानून का दर्जा मिलेगा। आर्टिकल 100 के तहत प्रेसिडेंट की पावर है कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 160 के तहत प्रेसिडेंट की पावर है कि वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करता है। आर्टिकल 175
का सेक्शन ए सब सेक्शन 3 के तहत द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करना है। तो प्रेसिडेंट के पास बेतहाशा पावर्स हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। आर्टिकल 228 में अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल, तो प्रेसिडेंट जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल के चेयरमैन को भी नामजद करता है या उसको अपॉइंट करता है। इसी तरह प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करता है। आर्टिकल 232 के तहत प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, इंटरनल डिस्टर्बेंस, प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो इमरजेंसी नाफज कर सकता है। आर्टिकल 232 के तहत प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन कर सकता है इमरजेंसी की, लेकिन उस इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को फिर कौमी असम्बली से तौसीक कराना जरूरी होता है। तो लेकिन ये इख्तियार प्रेसिडेंट का है कि वो इमरजेंसी का नफाज कर सकता है। आर्टिकल 243 के तहत प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को मुकर्रर करे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुकर्रर करे, वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को मुकर्रर करे और वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ को मुकम्मल करे। ये तीन चीफ जो हैं, जो आर्मी चीफ है या नेवल चीफ है या एयरफोर्स का चीफ है, इसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करना है। और इसके साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो उसको भी प्रेसिडेंट ने नामजद करना है। ये जितनी भी नामजदगियां हैं प्रेसिडेंट के इख्तियार में, ये नामजदगियां वो प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइस है उसके ऊपर करेगा, लेकिन इख्तियार प्रेसिडेंट का है। तो प्रेसिडेंट चूंकि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये तमाम इख्तियारात तफवीज किए गए हैं प्रेसिडेंट को। अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर है दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड्स Pakistan with parliamentary form of government as maximum powers are vested in the elected parliament and the prime minister being head of the government. Parliamentary form of government में प्राइम मिनिस्टर हमेशा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो पाकिस्तान में 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया गया है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है यहां भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होने की वजह से डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जिन इख्तियारात की जरूरत है वो इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर को तफवीज किए गए हैं। आर्टिकल 50 के तहत जो मजलिस शूरा या पार्लियामेंट बाई कैमरल है, ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन है जिसके दो हाउस हैं। अपर हाउस जो है उसको सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। तो ये हमारी जो पार्लियामेंट है इसको मजलिस शूरा और इसके दो बाई कैमरल हैं, इसके दो हिस्से हैं। मजलिस शूरा ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस टू बी नोन एज द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। और प्रेसिडेंट जो है ये पार्लिमान का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, यह पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। तो प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस बाई कैमरल लेजिस्लेशन के साथ पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। आर्टिकल 51 ये कहता है कि पाकिस्तान की असेंबली 336 सीट्स फॉर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्व्ड फॉर विमेन एंड नॉन मुस्लिम्स। ये जो सीटें रिजर्व की जाती हैं ये हर मरतबा इलेक्शन से पहले जो लेटेस्ट सेंसस किए हुए हों उसको सामने रखते हुए ये सीटों की तादाद मुकर्रर की जाती है और उसके हिसाब से फिर डिमार्केशन का प्रोसेस होता है। तो ये फ्लूइड है, ये हर इलेक्शन से पहले कौमी असम्बली एक बिल पास करके सीटों का तयन करती है और उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन फिर उसके मुताबिक डिमार्केशन का काम शुरू करता है। इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। तो जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन हैं कौमी असम्बली के वो अडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पर किए जाते हैं। सीट्स इन द नेशनल असम्बली आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन।
और सीटों की तकसीम सूबों के दरमियान जो है वो पॉपुलेशन की बुनियाद पे की जाती है। जिस सूबे की जितनी पॉपुलेशन है, जितनी परसेंटेज शेयर है पॉपुलेशन में, उतने परसेंट उसको सीटें मिल जाती हैं। आर्टिकल 52 कहता है ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व कंटिन्यू फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो ये मियाद इसकी 5 साल मुकर्रर की गई है और 5 साल के बाद असेंबली जो है वो ख़त्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और फ्रेश इलेक्शन होने के बाद नई असेंबली मार्ज वजूद में आ जाती है। आर्टिकल 91 कैबिनेट के बारे में और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा है। देयर शैल बी अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister as its head to aid the in exercise of his functions। तो ये एडवाइस करने के लिए जो कैबिनेट एडवाइस देती है और कैबिनेट को वजीर आजम जो है वो लीड करता है। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 91 जो है वो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर को डील करता है। द कैबिनेट टुगेदर विद द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली। पार्लिमानी निज़ाम में हमेशा कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू दी पार्लियामेंट। तो पाकिस्तान में जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भी कैबिनेट को उन्होंने रिस्पॉन्सिबल किया हुआ है टू दी पार्लियामेंट और वो कौमी असम्बली को भी जवाबदेह है और वो सेनेट को भी जवाबदेह है। प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेजिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तक ऑफिस में रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा जब तक उसको प्रेसिडेंट की ताईद व हमायत हासिल है और जब उसके पास मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी हाउस के अंदर तो फिर प्रेसिडेंट उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहेगा, या अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सके तो फिर उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो जाती है और असेंबली अपना नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करती है। आर्टिकल 59 सेनेट के बारे में है जो अपर हाउस है। द सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 96 मेंबर्स। Election to fill seats in the Senate allocated to each province shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote। जो सेनेट है उसमें सूबों को मुसावी सीटें दी जाती हैं और उसमें एलोकेशन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे होती है। कौमी असम्बली के अंदर जो है वो पॉपुलेशन की बुनियाद पे है, वहाँ पे सीटें जो है वो जितनी पॉपुलेशन होगी किसी सूबे की उतनी दी जाएंगी, लेकिन अपर हाउस जो है सेनेट उसमें सूबों को मुसावी जो है वो सीटें दी जाती हैं। द सेनेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बट द टर्म्स ऑफ द मेंबर्स शैल रिटायर एज फॉलोज शैल बी 6 ईयर्स। सेनेट कभी तहलील नहीं हो सकता, सेनेट कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। सेनेट एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, इसलिए हर 6 साल के बाद इसके मेंबर जो हैं इसके मेंबर्स का टेन्योर 6 साल है और आधे मेंबर 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और अगले 3 साल के बाद रिटायर होते हैं। इस तरह ये एक कंटिन्यूस इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करता है और ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, दैट इज द जुडिशरी। An independent judiciary has been provided in 1973 Constitution। 1973 का Constitution फोकस करता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। आर्टिकल 175 देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अ हाई कोर्ट इन ईच प्रोविंस एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। आइन ये कहता है कि पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट होगी और हर सूबे के अंदर अपनी एक हाई कोर्ट होगी और इसी तरह एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर होगी। आर्टिकल 175A में दर्ज है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट थ्रू जुडिशियल कमीशन। जजों की अपॉइंटमेंट किसी इंतजामी शख्स के पास जैसे प्राइम मिनिस्टर है या सदर है नहीं है, इनका अपना एक अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है। एक जजेस का जुडिशियल कमीशन है जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। तो इस तरह हायर लेवल पे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर ना प्राइम मिनिस्टर की कोई से है और ना प्रेसिडेंट की कोई से है, ना इंतजामिया की कोई से है। ये एक इंडिपेंडेंट फोरम है जुडिशियल कमीशन जो जजेस को हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए सिलेक्ट करता है। आर्टिकल 179 के तहत जजेस की रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स है। सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर्स है और हाई कोर्ट की 62 ईयर्स है। 184 के अंदर
ये जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की कि वो दो सूबों के दरमियान या कोई भी दो गवर्नमेंट्स के दरमियान अगर कोई झगड़ा हो तो उसको, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो दोनों हुकूमतों को काबिल कबूल होगा या दोनों हुकूमतें पाबंद हैं कि उसको फैसले को तस्लीम करें। आर्टिकल 184 ज़िमन 3 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सुओ मोटो नोटिस ले सकती है और ये सुओ मोटो नोटिस जो है वो ह्यूमन राइट्स में लिया जा सकता है, ह्यूमन राइट्स के केसेस में लिया जा सकता है या पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन जो है उसमें लिया जा सकता है। आर्टिकल 185 में सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, जो हाई कोर्ट ने फैसले किए हुए हों, अगर कोई फरीक उससे मुतमिन ना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। आर्टिकल 186 में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है कि अगर उसको एडवाइस चाहिए हो गवर्नमेंट को तो वो सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में रहनुमाई ले सकता है। आर्टिकल 203C में फेडरल शरीयत कोर्ट का क़याम है कि मुल्क के अंदर एक फेडरल शरीयत होगी जो शरई केसेस के बारे में फैसले करेगी। आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में डील करता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है जो जजेस के कंडक्ट के बारे में अगर कोई किसी किस्म की कंप्लेंट हो तो वो उसकी इंक्वायरी करती है और उसकी इंक्वायरी करने के बाद वो उसको फिर जज को गिल्टी करे तो जज को बर्खास्त कर दिया जाता है और अगर वो गिल्टी ना हो तो जज अपने पोस्ट के ऊपर कंटिन्यू रहता है। A judge of the Supreme Court or the High Court shall not be removed from the office except under 209। जज को निकालने का कोई तरीका नहीं है, गवर्नमेंट जजेस को बर्खास्त नहीं कर सकती, गवर्नमेंट जजेस को डिसमिस नहीं कर सकती, गवर्नमेंट सिर्फ उनके खिलाफ रेफरेंस भेज सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फिर एक इंक्वायरी करेगी अपनी और उस इंक्वायरी में अगर जज गिल्टी हो गया तो फिर उसको बर्खास्त किया जा सकता है, अदरवाइज जज को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के पास दो और बड़ी पावर्स हैं वो पावर्स भी आप नोट कर लें। एक पावर है उसकी जुडिशल रिव्यू की। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अगर कौमी असेंबली कोई ऐसा कानून पास करे जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि उसको नल एंड वाइड करार दे दे, उसको अल्ट्रा वायरस करार दे दे। सुप्रीम कोर्ट उसको अल्ट्रा वायरस करार दे सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। दूसरा, अगर इंतजामिया किसी भी किस्म का कोई ऑर्डर जारी करती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कर सकती है उसको, अगर वो हुकूमत का वो ऑर्डर आइन की खिलाफ वर्जी में इशू हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी अल्ट्रा वायरस करार दे सकती है। तो ये दोनों पावर्स भी सुप्रीम कोर्ट की है। इन पावर्स से सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो इंश्योर होती है। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है और ना सिर्फ बात करता है बल्कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली काम करती है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से अमेंड ना हो सकता हो। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेंडमेंट बिल पास करना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एज इट रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट फॉर अमेंडमेंट। तो इसको 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको अमेंड किया जा सकता है। तो इसलिए ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आसानी के साथ अमेंड नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अपने सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और ये गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स की। और जिन राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है वो आर्टिकल 8 से लेके आगे आर्टिकल 28 तक जो है वो इसमें आइन के अंदर लिखे हुए हैं। आर्टिकल 4 लिखता है द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि किसी भी शहरी को कानून के हट के किसी भी तरीके से डील नहीं किया जा सकता। किसी भी शहरी को जब भी हुकूमत को डील करने की जरूरत पड़ेगी तो वो उसको लॉ के मुताबिक डील करेगा। लॉ से हट के हुकूमत किसी भी शख्स के साथ कोई मामला तय नहीं कर सकती, ना उसको किसी किस्म की कोई पनिशमेंट या सजा दे सकती। आर्टिकल 8 लॉ इनकंसिस्टेंट विद आर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। आर्टिकल 8 ये कहता है कि वो तमाम कवानीन जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हैं, उनके खिलाफ हैं,
वो सारे के सारे लॉज वाइड हैं, वो काबिल अमल नहीं है और वो वाइड हो गए हैं। आर्टिकल 9 says no person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law। आर्टिकल 9 हर शख्स को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देता है कि कानून से हट के किसी शख्स की लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता या उसको उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 10 safeguards as to arrest and detention and right of to fair trial। आर्टिकल 10 बहुत अहम आर्टिकल है। यह आर्टिकल तहफ़्फ़ुज़ देता है किसी भी शख्स को आर्बिट्रेरीली अरेस्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी शख्स को आर्बिट्रेरी उसके साथ सलूक नहीं किया जा सकता, उसको डिटेन नहीं किया जा सकता, और हर शख्स के पास ये राइट है कि उसका ट्रायल फेयर वे के अंदर हो, जो नॉर्मल सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उसके ज़रिए उसका ट्रायल हो, और अगर उस ट्रायल में वो गिल्टी हो तो फिर उसको सज़ा दी जाए। तो बहुत अहम आर्टिकल है ह्यूमन राइट्स के रेफरेंस से। आर्टिकल 11 डील्स विद स्लेवरी, फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर। इन सब को आर्टिकल 11 के तहत प्रोहिबिट किया गया है कि मुल्क में स्लेवरी नहीं हो सकती, फोर्स लेबर नहीं हो सकती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, चाइल्ड लेबर नहीं हो सकती। आर्टिकल 12 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अगर एक कानून आज मौजूद नहीं है, आज बनता है, तो इस बनने से पहले जिन लोगों ने वो फेल किया होगा तो उनको सजा नहीं दी जा सकती। जब भी कोई कानून बनाया जाएगा उसको किसी बैक डेट से नाफज नहीं किया जाएगा, जिस दिन बनेगा उस दिन से नाफजुल अमल समझा जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन है लोगों को कि वो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट उनको नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को डील करता है, आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली को डील करता है, 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को डील करता है, और 18 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन को डील करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है इसमें फ्रीडम्स में, वो 19 है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को डील करता है। हर शख्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और आर्टिकल 20 फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इस तरह फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 23 है प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं, प्रोटेक्शन है प्रॉपर्टी की आर्टिकल 24 में। और 25 इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ सिटीजन कि तमाम शहरी जो हैं उनको साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। कानून की नज़रों में, आइन की नज़रों में तमाम सिटीजन जो हैं वो लीगल राइट्स उनके बराबर हैं। आर्टिकल 25A गारंटीज द राइट टू एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड। हर बच्चा जो है उसको तालीम देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आर्टिकल 27 सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। आर्टिकल 28 प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो इस तरह आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक ह्यूमन राइट्स दर्ज किए गए हैं आइन के अंदर, और आइन इनकी गारंटी देता है और इनको प्रोटेक्ट करता है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आइन के अंदर दिए हुए हैं, ये आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 40 तक वो तमाम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आइन के अंदर दर्ज किए हुए हैं। आर्टिकल 31 ये कहता है कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ होगा। गवर्नमेंट ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी जिसमें लोग अपनी जिंदगियां इस्लामी शवायर के मुताबिक गुजार सकें। आर्टिकल 32 में प्रमोशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 33 में पैरोकियल एंड अदर सिमिलर प्रेजुडिसेस टू बी डिस्करेज। आर्टिकल 34 फुल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द नेशनल लाइफ। आर्टिकल 35 स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली एंड मदर एंड द चाइल्ड। आर्टिकल 36 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। और आर्टिकल 7 प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल ईवल्स। इसमें जितनी भी सोशल ईवल्स हैं उनका खात्मा है, और ख़ास तौर पर इसमें जो आर्टिकल की डिटेल आगे लिखी हुई है उसमें इलिटरेसी को कैसे ख़त्म करना है वो भी इसके अंदर दर्ज है। तो ये आर्टिकल 38 प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ द पीपल। आर्टिकल 39 पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस। एंड आर्टिकल 40 strengthening bond with Muslim world and promoting international peace। तो ये प्रायोरिटी एरियाज हैं जिसमें गवर्नमेंट ने काम करना है। ये भी आइन के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं और डिटेल के साथ लिखे गए हैं। अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजन भी दिए गए हैं, और उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें एक तो प्रीएम्बल दिया गया है जिसमें ये असूल तय कर दिया है कि सॉवरेनिटी जो है वो ऑलमाइटी अल्लाह के पास है, और जो पावर उसने डेलीगेट की है दैट विल बी एक्सरसाइज थ्रू दी इलेक्टेड एंड चोजन रिप्रेजेंटेटिव। आर्टिकल 1 जो है वो इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखता है। आर्टिकल 2 में इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन, ये भी आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 41
कहता है कि सिर्फ मुसलमान इसका सदर और वजीर आज़म बन सके। इस्लामिक प्रोविजन में आर्टिकल 31 ये इंश्योर करता है कि जितने भी सिटीज़न हैं पाकिस्तान के वो अपनी ज़िंदगियां इस्लामिक वे के मुताबिक गुजार सकें। हुकूमत ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी जिसमें लोग अपनी ज़िंदगियां इस्लाम में दिए गए शआयर के मुताबिक गुजार सकें। आर्टिकल 227 states that all existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। आर्टिकल 227 ये कहता है कि जितने भी कवानीन हैं उनको इस्लाम के मुताबिक बना दिया जाएगा और उसमें अगर कोई लॉ ऐसा है जो इस्लामी स्पिरिट के अगेंस्ट है तो उसको इस्लाम के मुताबिक जो है वो ढाल दिया जाएगा या चेंज कर दिया जाएगा। और जो प्रिंसिपल्स होली कुरान में और सुन्नत में दिए गए हैं तमाम लाज उनके मुताबिक बना दिए जाएंगे। आर्टिकल 228 काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी को तश्कील देने की बात कर रहा है और आर्टिकल 203 सी फेडरल शरीयत कोर्ट को कायम करने की बात करता है कि मुल्क में एक फेडरल शरीयत कोर्ट एस्टेब्लिश की जाएगी और इस कोर्ट का पर्पस क्या होगा, टू एग्जामिन एंड डिसाइड द क्वेश्चन वेदर और नॉट any law or provision of law is repugnant to the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and the Sunnah of the Holy Prophet। फेडरल शरीयत कोर्ट का काम यह होगा कि वो तमाम केसेस के फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में करें और ये जायजा भी लें कि क्या कोई कानून पाकिस्तान में ऐसा है जो इस्लामी शआयर के खिलाफ है या इस्लामी लाज के खिलाफ है। तो अगर कोई ऐसा ला मौजूद है और फेडरल शरीयत कोर्ट उसकी निशानदही करती है तो फिर उसको होली कुरान और सुन्नत के मुताबिक चेंज किया जाएगा। तो फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो भी एक इस्लामिक प्रोविजन में से एक प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 93 में दिया गया है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि नेशनल लैंग्वेज जो है उर्दू इसकी नेशनल लैंग्वेज होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73 प्रोवाइड्स फॉर उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्फेसाइजेस ऑन द रीजनल लैंग्वेजेस कि इनको भी प्रमोट और प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। इसके बाद जो इलेक्शन का तरीकाकार लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज द डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम is another salient feature of 1973 Constitution of Pakistan. The members of the National Assembly and Provincial Assemblies are elected through direct election. इलेक्शन के दो तरीकाकार 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। जो कौमी असम्बली है उसका इलेक्शन और सूबाई असम्बलियाँ हैं उसका इलेक्शन जो डायरेक्ट इलेक्शन है, लोग अडल्ट सफरेज के तहत वोट डालेंगे और उसको इलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेनेट का इलेक्शन इनडायरेक्ट है और उसके बाद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन इनडायरेक्ट है। तो जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए है और जो सेनेट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए है। ये था सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि TSS से रिलेटेड अगली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगला लेक्चर हमारा जो है वो ज़िया के डिक्टेटोरियल रूल के ऊपर होगा जो 1977 से 1988 तक है। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। खुदा हाफिज़।